नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कहते हैं मैदान खेल का हो या सियासत का, सेकंड इनिंग, जी हां, सेकंड इनिंग ज्यादा दमदार होती है। और यूएस के चुनाव में तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सेकंड इनिंग मौत से टप्पा खाकर मिली है। तो जीत और ये इनिंग दोनों दमदार होगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। यूएस के राष्ट्रपति चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में कदम रखेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर उनकी दूसरी पारी की शुरुआत होगी। डोनाल्ड ट्रंप पर चुनौती को अपने तरीके से निपटाने के लिए, टैकल करने के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप को घरेलू और वैश्विक मोर्चों पर उन्हें कई तरह की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना होगा। 2020 में अमेरिका और वैश्विक चुनौतियों को ट्रंप जहां पर छोड़ करके गए थे, अब बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है। चीजें काफी बदल गई हैं, तब्दील हो गई हैं। युद्ध की बात हो या टकराव की, संघर्ष की बात हो या फिर आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों से निपटने की, उनका सामना तो ट्रंप करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके अलावा डीप स्टेट कॉन्सेप्ट से भी उन्हें निपटना होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी उन्हें टैकल करना होगा। ट्रंप इस डीप स्टेट को खत्म करने की बात करते रहे हैं और हमेशा से करते रहे। ट्रंप की वापसी से भारत को बहुत उम्मीदें हैं। ट्रंप आतंकवाद पर लगाम लगाने के पक्षधर रहे। उन्होंने कई मौके पर खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया। इतना ही नहीं, वो पीएम मोदी के बेहतरीन दोस्तों में से एक है। पीओके पर वो भारत की नीतियों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप की वापसी से इंडो यूएसए के रिश्तों को नया आयाम मिलने की बात भी कही जा रही है। तो वहीं पाकिस्तान की गिग्गी बंध गई है, उसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, शिकन है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल भी मौजूद होगा। देखिए, लगातार हम इसी बात पर जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार यूएस में जो ये सरकार बनने जा रही है, इसका इंपैक्ट भारत में कैसा होगा। उसके लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में ट्रंप की दमदार वापसी। इंडो यूएस रिश्ते को नया आयाम। डीप स्टेट पर लगेगी लगाम। ट्रंप का कमबैक, भारत की बल्ले बल्ले। अमेरिका में आज से नए युग की शुरुआत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने घरेलू और ग्लोबल फ्रंट पर कई चुनौतियां हैं। लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो चुनौतियों से बखूबी निपटने का मादा रखते हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता डीप स्टेट से लेकर प्रशांत क्षेत्र में भारत से रिश्तों को अहमियत देना है। साथ ही वो चीन की विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान के आतंकवाद को पनाह देने की नीति पर भी रोक लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। डीप स्टेट की शक्ति पर लगेगी रोक। डोनाल्ड ट्रंप अपने नए कार्यकाल की रूपरेखा को तैयार कर चुके हैं। अहम पदों पर नियुक्तियां हो गई हैं। खासकर सुरक्षा, खुफिया विभाग के शीर्ष पदों पर ट्रंप ने अपने भरोसेमंद लोगों की नियुक्तियां की हैं, जो डीप स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए जाने जाते हैं। नेशनल डायरेक्टर के पद पर तुलसी गबार्ड, सीआईए के डायरेक्टर के पद पर जॉन रैडक्लिफ और एफबीआई के डायरेक्टर के पद पर कश्यप प्रमोद पटेल यानी काश पटेल की नियुक्ति हुई है। ये तीनों ट्रंप के बेहद खास और काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस के माहिर हैं। तुलसी गबार्ड तो डीप स्टेट के खिलाफ अभियान चला चुकी हैं। जाहिर है ट्रंप अपने वादे के मुताबिक इस डीप स्टेट पर नकेल कसने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में इस डीप स्टेट की जड़ें राजनीति, कारोबार, ब्यूरोक्रेसी हर जगह बहुत गहरी है। दशकों से सिस्टम पर इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। डीप स्टेट के लोग बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। लिहाजा इसे समझना जरूरी है कि डीप स्टेट आखिर है क्या। क्या है डीप स्टेट और कैसे करता है काम। डीप स्टेट के बारे में ऐसे समझिए।
सरकार के ताकतवर मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जिनका अपने विभाग में पूरा दबदबा, हेकड़ी और रसूख होता है, जिनके इशारे के बगैर एक फाइल इधर से उधर नहीं होती। इनकी बड़ी बड़ी निजी कंपनियों, कारोबारियों और ऐसे उन सभी ताकतवर लोगों के साथ मिलीभगत होती है जो अपने फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों तक की परवाह नहीं करते। ये अपने फायदे, जो कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी तरह का हो सकता है, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि किसी भी देश में हंगामा खड़ा करना या तख्ता पलट करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। ये सभी मिलकर एक नेक्सस की तरह काम करते हैं। ये सरकार के लिए ऐसे हालात बना देते हैं कि सरकार को अपनी नीतियों को या तो छोड़ना पड़ता है या वो जैसा चाहते हैं उनमें वैसा बदलाव करना पड़ता है। क्यों डीप स्टेट खत्म करना चाहते हैं ट्रंप? डीप स्टेट के खिलाफ ट्रंप में गुस्सा और नफरत इसलिए है क्योंकि मार्च 2023 में उन्होंने टेक्सास के वाको में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जब अपना अभियान शुरू किया था, इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि या तो डीप स्टेट अमेरिका को खत्म कर देगा या हम डीप स्टेट को खत्म कर देंगे। मैं आपका योद्धा हूँ, मैं आपको न्याय दूंगा। वे सभी लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई है और जिनके साथ धोखा हुआ है, मैं उन सब का बदला लूंगा। माना जाता है कि अपने पहले कार्यकाल यानी 2016 से 2020 के दौरान ट्रंप को अपने प्रशासन में कई ऐसे कड़े अनुभव हुए थे कि उन्होंने डीप स्टेट को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। – 125 गोपनीय सूचनाएं लीक हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पहले शासन में होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई बातें करीब हर रोज लीक हो रही थी। लीक इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि उनसे पहले के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए उनकी गोपनीय बनाए रखना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यालय में ट्रंप के कदम रखने के बाद अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखने वाले अनगिनत और बेहिसाब इनपुट लीक हुए। आपको बता दें कि 20 जनवरी और 25 मई 2017 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा पर कम से कम 125 गोपनीय सूचनाएं लीक हुई थी, जिसे फेडरल कानून का उल्लंघन माना जाता है। ट्रंप का नया कार्यकाल और भारत से रिश्ते। डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल भारत के लिए बेहद अहम रहा। उन्होंने पीएम मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी की नीतियों की सराहना की। ऐसे में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के रिश्ते के लिए खास होने वाला है। इससे पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप की नीति बाकी राष्ट्रपतियों से अलग रही है और उन्होंने कई मौकों पर खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाते हुए 2018 में अमेरिका की ओर से दी जाने वाली सैन्य सहायता भी रोक दी थी। बाइडेन के कार्यकाल में स्थिति बदली और उन्होंने फिर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता शुरू की। लेकिन ट्रंप की वापसी से इस पर फिर विराम लग सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप का पीओके पर भी नजरिया भारत के समर्थन में रहा है। इसके अलावा ट्रंप आतंकवाद पर दोहरा रवैया रखने का आरोप पाकिस्तान पर लगाते रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की वापसी से भारत की बल्ले बल्ले है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट।
तो चलिए, रिपोर्ट आपने देखी, समझी, जानी कि आखिरकार अगर ट्रंप जो है अब कमान संभालने जा रहे हैं, उसके बाद किस तरीके के चेंजेस वैश्विक स्तर पर नजर आने वाले हैं और खासकर भारत के लिए वो कितना बेनिफिशियल है। हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। सबसे आपका तारुफ मैं करवा देती हूँ। निपुण आलम बैंड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी विदेशी मामलों के जानकार हैं सर, बहुत स्वागत है आपका भी। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। अश्विनी राणा जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी स्टूडियो से जुड़े हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इलैबोरेट करेंगे कि आखिरकार कितना बेनिफिशियल ट्रंप का सियासत को संभालना यूएस की और वो उसका भारत पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सौरभ जी बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत में संजीव श्रीवास्तव आपके साथ में करूंगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इलैबोरेशन के साथ हम आगे बढ़ें और मेरे ख्याल से वो इलैबोरेशन इस डिबेट को आप दे सकते हैं। ट्रंप सत्ता संभालने जा रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस देखिए, यहाँ पर डीप स्टेट थ्योरी की बात हुई, यहाँ पर POK की बात हुई, आतंकवाद की बात हुई, इकोनॉमिक्स की बात हुई और साथ में किस तरीके से एक कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के तौर पर कितना बेनिफिशियल हो सकता है, इसकी बात हुई। लेकिन मेरा फोकस इस बात पर, जब ट्रंप अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे उस दौरान उन्होंने हिंदुत्व की बात करी थी और आज की तारीख में हिंदुत्व के एजेंडे पर मौजूदा सरकार भी आगे बढ़ रही है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं और उसका कितना कनेक्शन इंडिया से नजर आता है सर? आज एक ऐतिहासिक दिन है कि जब डोनाल्ड ट्रंप एक 4 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभालने जा रहे हैं और अमेरिका के इतिहास में ये दूसरी बार इस तरीके का अवसर आया है। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सभी लोगों की बड़ी अपेक्षाएं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन रहे हैं और राजनीति में आने से पहले जाहिर है कि उन्होंने किसी राजनीतिक पद को धारण नहीं किया था। वो बिजनेस वर्ल्ड से संबंध रखते रहे हैं और उसमें उन्होंने बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो जाहिर है कि उनका जो अप्रोच है वो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो विजन है, मागा का जो विजन है, उसको साथ में लेकर के चल रहे हैं। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं, जो आपने प्रश्न किया है कि जहां तक आतंकवाद और अतिवाद जैसे विषय हैं, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो बहुत ही सख्त होता है। और अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस्लामिक स्टेट की जो रक्का और मोसुल में फिजिकल टेरिटरी थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। इस्लामिक स्टेट का जो सरगना अबू बकर अल बगदादी, उसको अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने एक स्पेशल ऑपरेशन में सीरिया की टनल्स में मार गिराया था और उसको ऑपरेशन कायला का नाम दिया गया था। और ऑपरेशन कायला का नाम मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा कि जो कायला नामक महिला थी, बहुत ही महान महिला थी और वो मिडिल ईस्ट के कई भागों में रह करके ह्यूमैनिटेरियन एड का काम किया करती थी और उसको अबू बकर अल बगदादी ने उनको किडनैप किया था और उनको टॉर्चर करके उनके साथ हर तरीके के दुर्व्यवहार को करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका एक जवाब दिया, उसका बदला दिया और ऑपरेशन कायला के बाद कुल मिलाकर के रैपिड एक्शन। चलिए निपुण आलम बैंड जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की हम जब बात करें, उनकी कार्यशैली की बात करें, तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझ करके स्वनिर्णय लेते हैं, स्वनिर्णय के अलावा वो एक रिसर्च के बाद निर्णय लेते हैं, ठीक उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली भी नजर आती है। जैसे RF का काम है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उसी तरीके से रैपिड एक्शन के लिए ट्रंप भी जाने जाते हैं। वो बहुत रैपिडली एक्शन लेते हैं और उस एक्शन का जब रिएक्शन आता है तो वो रिएक्शन भी सबको चौंकाने वाला रहता है। ये जो नीति और इनके जो एक्शन की कह सकते हैं कि टेक्निक है, उसका इम्पैक्ट अब वैश्विक तौर पर कैसे जाने वाला है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि अमेरिका के जो मौजूदा राष्ट्रपति थे, उनकी जो एक्शन प्रणाली है उसकी वजह से कई चीजें लेट लतीफ भी हुई थी और लटकी भी रही थी। नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है, बिल्कुल आपने सही कहा, रैपिड एक्शन की तरफ को देखा जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार का जो उनका कार्यकाल है वो पहले से बहुत बेहतर होने वाला है। पिछले कार्यकाल को अगर आप देखें तो उसमें हम देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो उतने बड़े खिलाड़ी, पॉलिटिशियन नहीं माने जाते थे। लेकिन 4 साल उन्होंने अपना कार्यकाल देखा और 4 साल इस प्रकार से उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जिस पर उनको तंग किया गया, परेशान किया गया,
और इस बार आप देखिए चुनाव के अंदर जिस प्रकार का उनका एग्रेसिव स्टैंड था, तो हम मान के चल रहे हैं कि पहले से आप देखें चुनाव जीतने के बाद और आज वोट सेरेमनी के बीच में, चाहे वो इजराइल गाजा वॉर को लेकर कहा कि देखिए मैंने सेरेमनी से पहले और सेरेमनी से पहले क्या कर दिया, युद्ध रुकवा दिया है। इसके बाद हम देखें जस्टिन ट्रूडो के साथ जिस प्रकार का उनका रवैया था कि गवर्नर जस्टिन ट्रूडो, तो उस प्रकार का जो रवैया है, और इस बार हम देखें जो टीम बनाई गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो बड़ी शानदार टीम बनाई गई है। और टीम भी कैसी, जो आपको प्रो इंडिया दिखाई देगी, चाहे वॉल्टर्स के रूप में हम देखें, चाहे रूबियो के रूप में हम देखें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनको बनाया गया वॉल्टर्स को देखें, इसके अलावा काश पटेल जो FBI के आपकी चीफ बनाए गए हैं, तो हम देखें चाहे जस्टिस डिपार्टमेंट के तो जो हेड बनाए गए हैं, इन सब का जो रवैया है बहुत अग्रेसिव स्टैंड के साथ, चाहे वो डीप स्टेट के अगेंस्ट काम करे, यानी कि अंदरूनी जो अमेरिका के अंदर कमजोरी करने की जो ताकतें हैं उनके अगेंस्ट भी काम करने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि चीन हो, चीन के अगेंस्ट भी आप इनके देखें जो स्टेटमेंट रहे हैं, जिस प्रकार के उन्होंने वक्तव्य रहे हैं, उसको हम देखें। और भारत के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए इनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसको और अधिक मजबूत बनाने की वकालत इन सभी ने की है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पिछली बार थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे कमी दिखती थी कि NSA और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक टकराव, एक टेंशन कई बार मोदी मौके में दिखाई दी। इस बार मुझे लगता है कि इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज कम होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले के मुकाबले एक मंझे हुए पॉलिटिशियन हम उनको कह सकते हैं, और बहुत ही कहते हैं ना तपिश, 4 साल की जो तपिश दे दी उन्होंने, उसके बाद वो आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं और आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि जब मैं एंकर लिंक पढ़ रही थी, ओपनिंग कर रही थी, उस दौरान मैंने बोला कि सेकंड इनिंग इसलिए भी दमदार होगी क्योंकि मौत का टप्पा खा करके आए, तो जिसने वो टप्पा खा लिया तो वो तो उसने तो अपना वर्स्ट देख लिया, उसने अपना वर्स्ट देख लिया, तो अब वर्स्ट से वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता, बेस्ट ही होगा। चलिए मैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा सर के पास जाऊंगी। सर, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, रक्षा क्षेत्र की मैं बात करती हूँ आपसे। US का साथ इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वैश्विक मंच पर, और प्लस पाकिस्तान की जो माथे की शिकन है वो बढ़ गई है, फॉर श्योर बढ़ गई है, क्योंकि चाइना एक महाशक्ति अगर पाकिस्तान के कंधे को थपथपा रही है, भले ही अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन अब अमेरिका भी परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन हम ये मान सकते हैं, हालांकि कहते हैं कि अमेरिका की नीयत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रंप की नीयत पर इंडिया कुछ तो भरोसा कर ही सकता है। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो भी ट्रंप का दूसरा कार्य हो रहा है और इसमें इंडो US पॉलिसीज की बात करते हैं, इसको आप आइसोलेट टाइट जार में ना देखें, ये एक कंटिन्यूएशन है। जहाँ तक न्यूक्लियर प्रतिबंध थे वो जब हमारे मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री, उस समय में ईज आउट हुए थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का कम से कम पिछले 3 जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन सबों के साथ में प्रगाढ़ संबंध रहा है। आप याद कीजिए, ओबामा को माय फ्रेंड ओबामा कहते थे वो, और उसके बाद ट्रंप आए थे तो ट्रंप के साथ भी उनका प्रगाढ़ संबंध था, और बाइडेन थे, उनके साथ भी संबंध थे। आपने कितने सिनेरियो में देखा हुआ कि मोदी जी जहां खड़े होते थे मल्टी फोरम में, जो बाइडेन वहां चौकी आते थे, फिर उनसे हाथ मिला के फिर वो कुछ बातें करते थे। तो ये जो इनका केमिस्ट्री है प्रेसिडेंट के साथ में, खास करके मैं US प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रहा है। तो इंडिया का जो संबंध होने वाला है, मिलिट्री संबंध, ये एक स्ट्रेटेजिक संबंध है। ये स्ट्रेटेजिक संबंध जो था, काफी दशकों से लोग कह रहे हैं कि हाँ अब US इंडो स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो रहा है मिलिट्री में, लेकिन ये कोई एक खास अलग चीज नहीं है। ना तो हम चाइना स्पेसिफिक हैं, और खास करके आज के दिन में कि भारत में जब कहते हैं कि न्यू इंडिया जिसको हम कहते हैं, इसको आप सर मेरे ख्याल से शायद मैं अपना क्वेश्चन ठीक से आप तक पहुंचा नहीं पाई। क्वेश्चन मेरा एग्जैक्ट ये था, देखिए हम सभी ये जानते हैं कि मैंने जब क्वेश्चन एयर की शुरुआत करी थी संजीव जी से, तभी मैंने बोला था कि सनातन का इस बार हिंदुइज्म को लेकर के ट्रंप कुछ ना कुछ बयान देते लगातार नजर आए। इसका मतलब वो ये तो जानते हैं कि इंडिया, या यूं समझिए कि प्रवासी भारतीयों के बगैर सियासत में वैतरणी उस लिहाज में पार नहीं हो सकती जिस तरीके से पार होनी चाहिए। तो
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी विवशता भी होगी, एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, विवशता होगी कि वो इंडिया का साथ दें। सर देखिए पूजा जी, पूरी दुनिया जानती है कि अगर विश्व में पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा इस्लामिक जो यातनाएं हैं वो अगर किसी ने सही तो हिंदुओं ने सही है पूरे हिस्ट्री में, विश्व की हिस्ट्री में। और अगर अभी ट्रंप ने प्रो हिंदू अगर बांग्लादेश में जो हुआ था उसके लिए छोटा सा अपना ट्वीट दिया, देखिए अब सर आ गया कि भारत अपने पाँव में एक शक्ति महसूस करे। आज जो न्यू इंडिया कहते हैं, न्यू इंडिया हमें कम से कम अभी फिलहाल ये फॉरेन मामले में, हिंदुओं के मामले में दिखाई नहीं देता है। देखिए अफगानिस्तान से सिख और हिंदू का पूरा जेनोसाइड हो गया। क्या आपने भारत सरकार को एक भी रेजोल्यूशन अपने पार्लियामेंट में पास करते हुए सुना कि ये ऐसा हो गया है? बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान में हिंदू 18% से आज के दिन में 2% से भी कम है। क्या कोई ऐसा रेजोल्यूशन है? और वही बांग्लादेश में भी हो रहा है, वही बांग्लादेश में भी हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेश में हुआ। क्या आपने कोई ऐसा रेजोल्यूशन देखा है? नहीं देखा। तो देखिए दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना अब बंद कीजिए। आज के दिन में भारत सशक्त है। आज हम वो $1 ट्रिलियन या 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है, ऑलरेडी 4 से ज्यादा हम ट्रिलियन डॉलर के हो चुके हैं। आज हम सशक्त हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे विदेश मामला हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री हो। आज के दिन में जब मिलिट्री आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है तो भारत कहाँ? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के दिन में आप अपने आप में वो ताकत महसूस करें, जहाँ आप कदम इनिशिएट कीजिए। देखिए बांग्लादेश में जो हुआ, बिल्कुल, क्या भारत के ठीक है सर, वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अश्विनी राणा जी और सौरभ दुबे जी के पास में जाऊंगी और बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। देखिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन या किसी भी देश में जब सत्ता परिवर्तन होता है, शक्ति का हस्तांतरण होता है, तो वो किसके पक्ष में है, किसके विरोध में है, ये कैलकुलेशंस होती हैं। तो अब बारी जो है वो यूएस की है और वो इंडिया के कितने पक्ष में या विपक्ष में, इस पर हम हर पहलू पर बातचीत करें। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। से आप सभी का स्वागत है। देखिए जिक्र लगातार यूएस में सत्ता और शक्ति के हस्तांतरण का हो रहा है, जिक्र चेहरा बदल जाने का हो रहा है, जिक्र हो रहा है इस बात का कि इस चेहरे के रूपांतरण या यूं समझिए कि शक्ति के हस्तांतरण का भारत के पूरे परिवेश पर इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। चलिए एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ में मेहमानों से तारुफ आपका कराऊंगी। निपुणा लंबायन जी विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया। संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जब बोलते हैं तो बहुत बेहतरीन बोलते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं संजीव जी। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रक्षा के हर मुद्दे को और हर एक बॉर्डर को बहुत क्लियरिटी एक एक पोस्ट के साथ आपको वो समझाते हैं। अश्विनी राणा जी अर्थशास्त्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोच रहे होंगे कि इनके जो है प्रशंसा में 4 चांद नहीं लगाए, आगे लगा दूंगी सर। चलिए शुरुआत आपके साथ करती हूँ, अश्विनी राणा जी के पास आऊंगी। अश्विनी जी, हम ग्लोबल ट्रेंड इनिशिएटिव की अगर बात करें, भारत और अमेरिका के रिलेशन की अगर बात हो, व्यापारिक रिलेशन की, तो $20 अरब से ज्यादा का व्यापार, माफ कीजिएगा $190 अरब का व्यापार साझेदार है अमेरिका के साथ में भारत। और ऐसे में आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये इनिशिएटिव अब और आगे बढ़ सकता है? क्योंकि अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, उसमें निर्यात की बात करें, मशीनरी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में भारत का कोई सानी नहीं अमेरिका के साथ में। नहीं, निश्चित रूप से ये तय करेगा कि भाई ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में वो टैक्सेस को किस प्रकार से लेते हैं। यानी अभी तक जो फर्स्ट उनका टर्म था उसमें भी वो इस प्रकार की बात करते हैं कि भारत जो है वो ज़्यादा लेवी टैक्सेस करता है, लेकिन अब वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी वो सर यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगी, वीजा वाला भी एक मुद्दा प्लीज आप उसको हाईलाइट कीजिएगा। क्या है कि अभी जो है फोकस जो है पहले भी था, लेकिन अभी जो है ट्रम्प का जो फोकस है वो है कि फर्स्ट अमेरिकन फर्स्ट, तो उसके चीज़ को देखते हुए कि वो अमेरिका का सब कुछ देखते हुए भारत के साथ किस प्रकार से वो करेगा। ये निश्चित है कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो भारत के साथ उनके रिश्ते हैं, चाहे वो भारत को देते हैं या भारत उनसे लेता है, और उसमें भी पर्टिकुलर जो है जो डिफेंस का इशू है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो एग्रीमेंट पहले हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे, और बाकी भी जो भारत से निर्यात होता है
अमेरिका को, वो भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अंदर बढ़ोतरी ही होगी ऐसा उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिर भी जब वो कार्ड खुलेंगे तब पता लगेगा कि वो किस दिशा में जो है ये जो है संबंध जो है और आगे बढ़ेंगे। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि भारत और आज उसके साथ ही सर देखिए, जब हम बात करते हैं बिरला ग्रुप की, तो बिरला ग्रुप का बहुत सारा इनिशिएटिव जो है, या यूं समझिए कि निवेश अमेरिका के अंदर है, ग्रीनफील्ड में भी निवेश है। उसके अलावा जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, बिरला, साथ में पंकज बंसल और कल्पेश मेहता। पंकज बंसल का तो गुरुग्राम के अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि शायद ट्रंप की वापसी और इन तमाम हस्तियों का वहां शपथ ग्रहण में मौजूद होना इनिशिएटिव है कि अर्थव्यवस्था में तो सुधार आना ही आना है। नहीं, बिल्कुल आएगा। और आप देखिए कि जो भी अभी तक चाहे एजेंसीज ने भविष्यवाणी की हो या बाकियों ने की हो कि जो स्लो डाउन है उसको भी देखते हुए एक भारत ही ऐसा दिखता है सबको कि जो भारत सशक्त रहने वाला है, उसकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहने वाली है और उसका भी लाभ जो है और उसका जो फ़ायदा है वो यूएस जो है उठाने वाला है। इसलिए दोनों का ही फ़ायदा होगा इन संबंधों पर अगर हम एक पॉजिटिव जाते हैं। जहाँ तक वीज़ा की बात की है तो ये सारी चीज़ें अब उनके शपथ लेने के बाद उनके जो फैसले होंगे, जो कार्ड ओपन करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज़ें करती हैं उसको एकदम से ट्रंप सरकार जो है वो बैक जाएगी उस पर। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी, सौरभ जी आपके पास आऊंगी। देखिए इंडिया के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं, 2027 में भी चुनाव हैं, अभी दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, और भी अगर वैश्विक पटल पर हिंदुत्व की बात कर लें तो सनातन का डंका जिस तरीके से बज रहा है उसका इंडिया की सियासत पर इम्पैक्ट क्या आने वाला है, और जब इंडिया से बाहर हम वैश्विक पटल पर सियासत की बात करें तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से आज ट्रंप साहब की दूसरी पारी जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं और जो उनका शुरुआती जो बातें दिखाई दे रही हैं उनकी शुरुआती, वो निश्चित रूप से एक शुद्ध रूप से व्यापारी हैं और व्यापार की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी कल उनका एक बयान आया था टिकटॉक को लेकर के, तो उनके अमेरिका में जब टिकटॉक को बैन किया गया था तो वापस उसको चालू करने की बात कही उन्होंने। दूसरा, एक क्रिप्टो करेंसी होती है, तो वो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो है ट्रम्प करेंसी की शुरुआत भी करने वाले हैं। और जिस प्रकार से भारत से भी देख रहे हैं व्यापारी जो है मुकेश अंबानी जी को बुलाया गया, तमाम विश्व के अन्य देशों से भी इस तरह के जो है बिजनेसमैन को इनवाइट किया उन्होंने, तो ये साफ साफ दिखाई देता है क्योंकि उनकी खुद की संपत्ति लगभग वो 6 अरब डॉलर यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 60,000 करोड़ के आसपास की बनती है। वो एकदम से जो है वो विश्व के पटल पर चाहते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका का जो रोल है वो पहले भी बिजनेसमैन के तौर पे था, आज भी वो बिजनेसमैन के तौर पर रहे और वो वही रहेगा। देखिए, जो विश्व के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं अभी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो दिल से नहीं दिमाग से सोचता है? बिल्कुल दिमाग से सोचता है। और अभी बिल्कुल ठीक, अभी हमसे पहले जो भी बोल रहे थे यहाँ पर, उन्होंने ठीक कहा कि दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना ये अमेरिका की पुरानी आदत है। आप देख लीजिए, चाहे यूक्रेन और रशिया की बात हो, जो अपना कंधा देता है उसका कंधा छिल जाता है, ये उसको पता भी नहीं चलता। हाँ, तो ये सबसे पहले जो सद्दाम हुसैन था वो उसका भुक्तभोगी था भाई, अमेरिका ने उसको संरक्षण दिया सद्दाम हुसैन को और उसी का खात्मा करने वाला भी अमेरिका निकला। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है, बाद में उसको भी नष्ट कर देता है। अभी हम लगातार ये भी देख रहे हैं हमास और इजराइल का जो भी मामला चल रहा है उसमें अमेरिका क्या क्या रोल है। देखिए, सनातन की जब बात होती है हिंदुत्व की, तो निश्चित रूप से जो विश्व के अमेरिका देश हैं या और भी देश हैं, कहीं ना कहीं इनको भी आतंकवाद से जूझना पड़ा है, इसलिए सनातन की बात करते हैं। आतंकवाद के रूप में जब वहां 9/11 की एक घटना हुई, उसके बाद से जो भी वहां पर एक विशेष समुदाय जो है उनके लोग उसमें शामिल पाए गए, तो कहीं ना कहीं ट्रंप को ये ट्रंप कार्ड के रूप में खेलना पड़ा बार बार। लेकिन मेरा मानना है कि चुनावी मंच पे ट्रंप जो गए, वो जब सरकार इनकी बन रही है, शपथ ले रहे हैं ये, इसके बाद उनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देगा आपको। ये जो उनकी कथनी थी वो करनी में नहीं दिखाई देगी। अब वो सनातन की बात वो चुनाव तक थी, लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो से ग्लोबल हीरो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व रहा है, उस नेतृत्व के नाते कहीं ना कहीं आज विश्व का कोई भी देश हो, अगर वो कोई भी पॉलिसी बनाता है या किसी भी तरह की जो है वो विश्व के कई देशों की अगर कोई मीटिंग भी होती है, जैसे G20 देखा हमने, भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है आज की डेट में। भारत को जो पहले इग्नोर करने की कोशिश की जाती थी, अब वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अगर कुछ भी अमेरिका कुछ भी करेगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री को बातचीत करके साथ में लेकर के पूरी कोशिश करेगा कि उसके साथ चला जाए, वो पॉलिसी बनाई जाए। क्यों? क्योंकि
जिस प्रकार से भारत का प्रतिनिधित्व हम देखे हैं G20 के अंदर, उससे कहीं ना कहीं विश्व के जितने देश हैं उनको एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर भारत जो है जिस प्रकार से 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया और ब्रिटेन को पीछे कर दिया उसने, ये जल्द ही अगर तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा भारत, तो ये विश्व के अंदर भारत का जो रोल है वो कहीं ना कहीं जो अमेरिका, चाइना इस तरह के रोल में भारत दिखाई देगा। ठीक है सर, संजीव जी के पास में जाओ। जी, संजीव जी के पास में जाऊंगे। संजीव जी, यहाँ पर सौरभ दुबे जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर 5वीं महाशक्ति भारत बन गया है तो उसकी शक्ति का प्रदर्शन ये है, तीसरी बन गया तो क्या होगा। लेकिन अब मैं इसमें जरा हिडन फैक्टर पे आती हूँ सर, क्योंकि जब मैं आपसे बातचीत करती हूँ तो कई ऐसी चीजें पता चलती हैं जिस पर शायद और ध्यान लोगों का शायद ना गया हो। अब हिडन फैक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, इंडिया 5वीं महाशक्ति बनता या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से चेंज हुई है और डॉलर के मुकाबले रुपया किस तरीके से चेंज हुआ है, वो भी हम सर भूल नहीं सकते हैं, या उससे भी हम नजर से किनारा नहीं कर सकते हैं। उसमें सुधार होगा कि नहीं होगा, या हम तीसरी और 5वीं की गिनती की ढपली लेकर के बजाते रहें, बस उसी में खुश रहें। नहीं, यह आपने पूजा जी बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का जो एक विकास है, हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, वो एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़ना चाहिए, जिसमें कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो भी कम होनी चाहिए। जो एक ग्लोबलाइजेशन की जो हम जाहिर है कि इस प्रोसेस में है, उसके जो फ्रूट्स हैं वो आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। और अल्टीमेटली जो हम बात कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और लोकतंत्र हमारा मूल आधार है हमारी पूरे राष्ट्र का, तो जाहिर है कि लोकतंत्र में आवाम या जनता जो आम लोग हैं उनका स्थान सर्वोपरि होता है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि भारत का जो भी भारत की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो आम लोगों तक कितना पहुंचे। अंत्योदय का जो विचार महात्मा गांधी ने दिया था, और लास्ट पर्सन तक जो हमारी जो कनेक्ट हो वो किस तरीके का हो, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर तो हमें विकसित करनी ही होगी। अर्थव्यवस्था हमारी निसंदेह 5वीं है, तीसरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये अवश्य होगा। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि ये इसका जो फ्रूट्स हैं वो सभी तक पहुंचने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ खास लोगों तक ये फ्रूट्स पहुंचे और आम लोगों को उसकी भागीदारी ना हो। तो ये मेरा मानना है कि ये निसंदेह इसे करना होगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं भारत और अमेरिका के संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सर मेरा मकसद ये है सर कि देखिए, जब हम फॉरेन में प्रवासी भारतीयों की बात करते हैं तो वहां पर भी एक वर्कर चेन है जो इंडिया सप्लाई कर रहा है, और उसमें बहुत ही निम्न वर्ग का तबका है जो वहां पर काम कर रहा है इंडिया की पॉपुलेशन का, और वो हायर लेवल पर नहीं है। हायर लेवल पर इक्का दुक्का लोग हैं। क्या उस सिचुएशन में सुधार आएगा? इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भी आप देखिए लेबर कैटेगरी बहुत ज्यादा है। उस लेवल के अपर मिडिल क्लास की हम बात कर लें या हायर क्लास की बात कर लें तो वो क्लास बहुत कम है। नहीं, देखिए, H1B वीजा जो भारतीयों को दिया जाता है, और अब जाहिर है कि H1B वीजा के माध्यम से जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको ये वीजा हासिल होता है। और आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को सबसे बड़ी संख्या में H1B वीजा देता है। और हमारा जो एक बहुत ही बड़ा टैलेंट पूल है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चला जाता है। और वो जो टैलेंट पूल है, जो एक तरीके का जो ब्रेन ट्रेन हो जाता है, उसको हम अपने लिए कैसे यूटिलाइज करें, इसके ऊपर भी कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि जो प्रवासी भारतीय हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो बड़े ही सशक्त तरीके से उन्होंने अपना पूरा परफॉर्मेंस किया है, अपना प्रेजेंटेशन किया है। और चाहे वो बिजनेस हो, सिलिकॉन वैली हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, अमेरिका के की सेक्टर हो, अमेरिका की गवर्नमेंट हो, यहाँ तक कि अमेरिका की राजनीति में भी जो है भारतीयों का कितना बड़ा प्रभाव है कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद तक पहुंची। और जेडी वैंस की जो पत्नी है उषा वैंस, वो भारतीय मूल की हैं। और 5.2 मिलियन की जो स्ट्रांग इंडियन डायस्पोरा है उसका बहुत ही सशक्त प्रभाव पूरे अमेरिका की राजनीति में भी और पूरे अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में देखा जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीयों का प्रभाव बहुत बड़ा है। लेकिन उन भारतीयों के द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे अपने राष्ट्र के निर्माण में कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। और वो जाहिर है कि जो अमेरिका में या विश्व में कहीं भी जो भारतीय जाते हैं वो अपनी मातृभूमि को कैसे अधिक से अधिक विकसित करें, विकसित भारत को बनाने का उनका भी एक सपना है और उनको हम कैसे आकृष्ट करना होगा। और इस दिशा में मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि जब कभी भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं, और अमेरिका में तो विशेष रूप से
वो प्रवासी भारतीयों के साथ जो कनेक्ट स्थापित करते हैं, उससे हमारे जो भारतीय बहुत खुश होते हैं और उनका जो उत्साह है अपनी मातृभूमि के लिए कंट्रीब्यूट करने का, वो बहुत बढ़ जाता है। रेमिटेंसेस को पाने में की प्रक्रिया में भारत सबसे ज्यादा जो है बड़ा रेमिटेंसेस प्रवासी जो है विदेशी जो है उनके माध्यम से पाता है। तो मेरा मानना है कि भारतीयों का, प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्र के निर्माण में है और आगे भी ये और अधिक गहरा होगा। ठीक है सर। निपुण जी, मैं निपुण जी नहीं, माफ कीजिएगा, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, मैं आपके पास आऊंगी, इसके बाद मैं निपुण जी के पास आऊंगी, क्योंकि एक ही जैसा सवाल हो जाएगा आप दोनों से ही, तो बीच में एक थोड़ा हॉल्ट डालना जरूरी है। सर, मैं आपसे समझूंगी, चाइना ने जिस तरीके से मौजूदा समय में, भले ही हमने मीटिंग 1-to-1 कर ली हो, लेकिन लद्दाख के अंदर उसके आसपास किस तरीके से अभी भी रिपोर्ट सामने आई थी कि चाइना ने आगे बढ़ते हुए कुछ वहां पर आबादियों को बसाना शुरू कर दिया है। क्या लगता है कि अमेरिका में इस चेंज के बाद चाइना की हरकतों पर कुछ तो प्रेशर पॉलिटिक्स हम क्रिएट कर पाएंगे क्या, या फिर जैसा कि सौरभ दुबे कह रहे हैं कि चाइना और अमेरिका ये दो ऐसे राष्ट्र हैं जिन पर व्यापारिक तौर पर, जिन पर किसी भी तौर पर भरोसा करना लगभग एकदम मुश्किल टास्क है? जी हाँ, कोई भी बड़ा स्टेट जिसका कि स्टेक पूरा विश्व में है, उसके ऊपर में आप ये सोच के समझ के बैठ जाए कि ये आपके लिए काम कर रहा है, ये आपके खिलाफ काम कर रहा है, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी होगी। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना की 2-3 चीजें हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि इस पे विश्वास आप कभी नहीं कर सकते हैं, खास करके एक नेबर की हैसियत से इसकी एक्सपेंशन जो है वो हमेशा के लिए चालू रहेगी। यहाँ तक कि अभी जो विड्रॉ उन्होंने किए हुए हैं, एक जगह में विड्रॉ किए हैं, आपने बताया कि कहीं और जगह वो कुछ और करने के लिए तैयार है। अभी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, अरुणाचल में बहुत सारी जगहों को उसने अपनी चाइनीज नाम दिया हुआ है। तो ये सब जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं वो जारी रख रहा है। तो इसलिए आप चाइना पे यकीन नहीं कर सकते। चाइना की एक और चीज हमें मिलिट्री पर्सपेक्टिव में, डिफेंस पर्सपेक्टिव में पड़ेगा कि चाइनीज हेजेमनी चाहे वो लैंड में हो या सी में हो, दोनों में जारी है। देखिए अभी लैंड में जिस तरह से वो डेट ट्रैप करके छोटे छोटे कंट्री को अपने साथ मिला रहा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, अफ्रीका में तो कितने सारे देश हैं, वो आज के दिन में डेट ट्रैप में तो अमेरिका में सर ये जो शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है, इस हस्तांतरण का इंडिया के लिए रक्षा क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, डिफेंस क्षेत्र की बात करूं, तो उसमें एग्जैक्टली क्या चेंज आपको नजर आ रहा है? क्योंकि बिलीवेबल, देखिए बिलीविंग पर्सनालिटी तो दोनों नहीं है, ये हम जानते हैं, ना चाइना है ना अमेरिका है, लेकिन कुछ तो ऐसा चेंज होगा जो प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद हमको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने इसलिए दोनों देश का नाम लिया था शुरू में ही। अब जहां तक अमेरिका का सवाल उठता है, हमारे पर्सपेक्टिव में हमारा चाइना से रिलेशन जो है वो कैसे रखेगा। देखिए डिफेंस के मामले में भारत को स्वयं में सशक्त होना पड़ेगा कि चाइनीज रिस्पेक्ट में जो भी एक्सपेंसेस होंगी वो हमें डील करना होगा। हाँ, जो इनिशिएटिव हैं, कुछ हेल्प जरूर हमें अमेरिका से मिलना होगा। अमेरिकी सेना हमारे यहाँ पे चाइनीज से लड़ने के लिए नहीं आएंगी पूजा जी, ये हम लोग गांठ बांध के रखें। इसीलिए चाइना को किस तरह से डील करना है वो हमें देखना है। और आज के दिन में जिस तरह से हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस सशक्त की जा रही है, इसके वेरियस डायमेंशन जो हैं वो आत्मनिर्भर प्लान की तरफ में अभी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अद्भुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगर अस्तित्व नहीं होगी तो ये आज के दिन में भारत कर रहा है। लेकिन जहां तक चाइना का सवाल उठता है और अमेरिका का, वहां भारत को एक चीज देखना पड़ेगा कि लैंड की मैंने बात की, सी में, समुद्र में जो चाइनीज है वो आज के दिन में बढ़ती जा रही है। ये क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि अमेरिका ने चाहे पैसिफिक आइलैंड हो, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे कैरिबियन सी हो, इसमें से अपने आप को विड्रॉ कर लिया हुआ है बाय एंड लार्ज। और मिलिट्री पर्सपेक्टिव में एक बहुत सटीक कहावत है
कि कोई भी एरिया जो है वो पावर के बिना नहीं सकती है। तो जिस दिन अमेरिका ने विड्रॉ किया, चाइना अपना एक्सपेंशन जो वहां पे बढ़ा दिया है, इसलिए भारत को उस एक्सपेंशन को, उस हेgemony को, उसको भी काटने के लिए अमेरिका के साथ में काम करना पड़ेगा। और यहीं पे आपने जो इंडिकेशन दिया था कि क्वाड में अभी तक सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं है, मिलिट्री एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में उन्होंने ऑकस बना लिया। तो जो मिलिट्री एलिमेंट इसमें क्वाड अगर एड ऑन होता है तो मेरे बेनिफिशियल है। ठीक है, निपुण जी मैं आपके पास आऊंगी सर, निपुण जी मैं आपके पास आऊंगी। डीप स्टेट पर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। डीप स्टेट थ्योरी को लेकर के ट्रंप का स्टैंड हमेशा से बहुत मुखर रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? और एआई चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं पूरे विश्व के सामने, उसको आप कैसे देखते हैं? पूजा जी बिल्कुल सही आपने कहा डीप स्टेट को लेकर। और हम देखें अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था 2017 से 2020 जो रहा, तब भी वो डीप स्टेट से बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट की गई थी, चाहे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लीक होना, तमाम तरह की बातें। अभी जो 2017 के बाद 2020 का फिर आपका जब बाइडेन साहब आते हैं, तो डीप स्टेट की जिस प्रकार से भूमिका रही अमेरिका में, और बाइडेन प्रशासन ने जिस प्रकार से हम देखें जॉर्ज सोरेस को वहां का जो हाईएस्ट सिविल ऑनर दिया, इसको लेकर भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के दो व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम लूंगा। एक तो नाम लूंगा पाम्बोडी का, जो भी जस्टिस डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए हैं, और साथ ही काश पटेल जो FBI के चीफ बनाए गए हैं। दोनों के अगर आप बहुत सारे स्टेटमेंट को देखें, तो अभी मैं देख रहा था जब हम काश पटेल की बात करते हैं तो उनका कहना ये था कि हम छोड़ेंगे नहीं डीप स्टेट को, हम उनका पीछा करेंगे, पकड़ कर को अरेस्ट करेंगे, जिन्होंने भी अमेरिका के अगेंस्ट एक दूसरा स्टेट क्रिएट किया, हम उनको बख्शेंगे नहीं। यही आप देखेंगे तो पाम्बोडी का उनको कहना था कि जस्टिस डिपार्टमेंट जितने भी डीप स्टेट के लोग बैठे हैं उनको निकाला जाएगा। देखिए डीप स्टेट जो होता है किसी भी देश को अंदर से खोखला करता है। तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम दोबारा से अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और देखिए इसमें एक बड़ी भूमिका, आप देखिए इंडियन डायस्पोरा की, चाहे वो काश पटेल की हम बात करें, रामास्वामी की हम बात करें, अभी जैसे कमला हैरिस का नाम संजीव जी ने लिया था, वो एक बड़ी भूमिका में थी। लेकिन आज भी हम देखें जो डोनाल्ड ट्रंप के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे तुलसी गायकवाड की हम बात करें, इसके अलावा हम पाम्बोडी की बात करें, ये जितने भी आप पूरा लीडरशिप देखेंगे, इसमें इंडियंस का क्या पूरा प्रभाव है, और साथ ही सारे के सारे इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। और पूजा देखिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति देखते हैं ना, वो गिव एंड टेक की होती है, और यहाँ पे कोई भी चीज स्थायी नहीं होता। ये कहना कि अमेरिका चीन पे विश्वास नहीं करता, मैं थोड़ा सा दो राय रखता हूँ। एक्चुअली है क्या कि अमेरिका में चाहे कोई भी हो, चाहे चीन में हो, हमारे पास अमेरिका को देने के लिए क्या है? हमारे पास अमेरिका को देने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट, अमेरिका को देने वहां पर हमारा जो बहुत बड़ा डायस्पोरा, आज आप देखें अमेरिका की HRD के अनुसार, अमेरिका की HRD कहती है 40% डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट दे आर बिलोंग टू द इंडिया। तो जब इंडिया के पास देने के लिए इतना कुछ है, तो मेरे ख्याल से जो भारत निर्यात भी 48 से सर 53% के आसपास हो चुका है। तो जब हम कह रहे हैं कि जब आप देखिए कि भारत में सब कुछ देने के लिए है, और कोई ऐसा डीप स्टेट जो भारत के अगेंस्ट भी काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका उसको ब्रेकआउट करने का प्रयास करेगा, उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। और आप देखेंगे चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, कोई भी हो, इन सब मुद्दों को लेकर हम जब बात करते हैं चीन और अमेरिका की, देखिए चीन अमेरिका, जो अमेरिका हमको दिखता है इंटरनेशनल डायस पर चीन दिखता है, वो 1976 के बाद दिखना शुरू हुआ, जब अमेरिका चीन के आपस में संबंध बेटर हुए थे। तो आज हमें जिस प्रकार का सहयोग चाहिए, तो वो गिव एंड टेक का है, हम अमेरिका को घुस देंगे, अमेरिका हमको देगा। और वही आपको जोड़बंदी देखने को मिलेगी डीप स्टेट को लेकर भी, और दिखने लगा है। आज 20 जनवरी, कल 21 जनवरी को क्वाड की फर्स्ट मीटिंग होने वाली है, जिसमें जयशंकर ठीक है, मैं संजीव जी से कहूंगी कि संजीव जी आपकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? संजीव जी देखिए डीप स्टेट का जो चैलेंज है, और इसमें सर पीओके को भी ऐड कीजिएगा प्लीज बताते समय। देखिए डीप स्टेट का जो चैलेंज है वो पूरी मानवता के लिए, मैं कहूँगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और डीप स्टेट एलिमेंट, जैसा कि निपुण जी ने कहा कि ये बेहद शातिर, छुपे हुए सिस्टम के अंदर बैठे हुए भ्रष्ट लोगों का एक शक्तिशाली संगठन होता है, जो कि किसी भी राष्ट्र को अंदर से खोखला करना, उसे कमजोर करना, राष्ट्र को नीचा दिखाना, राष्ट्र को पूरी तरीके से उसे अंदर से बिल्कुल भयाक्रांत करके रखना, उनको ऊपर कंट्रोल स्थापित करना, ये डीप स्टेट एलिमेंट का कार्य होता है।
और ये जो सारा कार्य है वो छुपे तौर पर करते हैं, ये कभी सामने नहीं आता। और लेकिन इनका जो कि ये सारे कार्य इविल फोर्सेस हैं ये, तो इनके बीच में आपस में जो यूनिटी भी बहुत होती है और ये बहुत शक्तिशाली तरीके से और एक बहुत समन्वित तरीके से किसी भी राष्ट्र को खोखला करने का कार्य करते हैं। ये हमारे अपने राष्ट्र के लिए भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारे अपने राष्ट्र के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अमेरिका के लिए भी है, विश्व के पूरे सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है। और इन डीप स्टेट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है वो जाहिर है कि महान संकल्प है और हम ऐसी आशा करते हैं और अगर वो उनका संकल्प जो है आधे के आसपास भी पहुंचता है तो इंडिया को भी इसका बेनिफिट होगा। चलिए मैं अश्विनी राणा जी आपके पास आऊंगी सर, क्योंकि देखिए हम अंत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगी सर, ट्रम्प मीम्स इस समय क्रिप्टो एस्टेट्स, इसको आप कैसे देखते हैं सर? हालांकि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक डॉलर ट्रंप स्टार्ट किया है। ये डॉलर ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के तौर पर किस तरीके से इंडिया को इफेक्ट कर सकता है सर? नहीं, देखिए क्या है कि जहाँ पर भी इन्वेस्टर को क्या है वो तो रिटर्न की एक्सपेक्ट करता है, तो लेकिन इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन भी नहीं है और वो ऑफिशियली वो भी उस तरह से आप परमिटेड नहीं है। लेकिन पिछली बार बजट में सरकार ने उसके ऊपर कुछ जो आप इनकम जनरेट करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगली परमिट है। तो ट्रम्प नेचुरली रूप से जो चाहेगा कि अपना अस्तित्व जो है, जैसे दुबे जी भी कह रहे थे कि भाई वो बनाना चाहेगा, तो वो भारत लेकिन उसको कितना एक्सेप्ट करता है इसके ऊपर भारत के ऊपर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी जो है वो देश की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम से पैसा जो बाहर हो जाता है बिल्कुल उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। सौरभ जी मैं आपके पास आऊंगी, 20 सेकंड में जवाब सर। ट्रंप का जो आगमन है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल या अनबेनिफिशियल, एक नजर में 20 सेकंड में सर। देखिए, ट्रंप हो या कोई भी देश हो, आज की डेट में जो भारत का स्थान है विश्व के अंदर, वो हिंदुस्तान को आपको लेके चलना ही पड़ेगा साथ में। जिस प्रकार से जो भारत की नीतियां हैं वो कितने अच्छे तरीके से पूरे विश्व के अंदर दिख रही हैं साफ साफ। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री अगर रूस जा रहे हैं तो यूक्रेन भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं तो इसराइल की भी बात कर रहे हैं। भारत उस कंडीशन में खड़ा दिखाई दे रहा है इस समय साफ साफ, जहां पर पूरा विश्व जो है उसकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है कि भारत क्या निर्णय लेता है हमारे बीच में, हमारे संबंधों को लेकर के, आर्थिक रूप से, रक्षा के मामले में। तो भारत को जो है वो किसी भी तरह से आज आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे ट्रंप की सरकार हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो। माफी चाहूंगी बीएन सर, चूंकि समय समाप्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा को आपने बेहद खास बनाया है अपने विचारों से, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, समझा, सुना और जाना कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी हुई है, सेकेंड इनिंग की स्टार्टिंग हुई है, ये इंडिया के लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है और कितनी लॉसेबल भी हो सकती है। हालांकि देखिए, अमेरिका का चाल चरित्र चेहरा कोई भूल नहीं सकता। मुझे याद आता है वो दौर जब अकाल पड़ा था देश में और अमेरिका ने गेहूं जानवरों को खिलाने वाला समंदर में आंख के सामने तट पर आकर फिकवा दिया था, और सरकार को ये भूलना नहीं चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज।